लेकिन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गार्डनिंग चैप्टर 31 को। बॉडी में बाकी आयंस की तरह हम हाइड्रोजन आयंस को भी रेगुलेट करते हैं, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए बहुत से मैकेनिज्म हैं। एसिड बेस बफर भी होता है। हम हाइड्रोजन आयंस को बहुत प्रिसाइजली रेगुलेट करते हैं क्योंकि पीएच के ऊपर बहुत से एंजाइम्स की फंक्शन डिपेंड कर रही होती है। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन दूसरे आयंस की निस्बत बहुत थोड़ी होती है, और इसी तरह हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन में जो वेरिएशन आ रही है वो भी बहुत ही थोड़ी होती है। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं सोल्यूशन में, और बेसिस वो सब्सटेंसेस होती है जो कि हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करती है सोल्यूशन में। और एल्कली ऐसी बेसिस को कहते हैं जिनमें हमारे पास मेटल भी हो और एक OH भी हो। सही होगी बात। अगर हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा हुए तो हम कहते हैं एसिडोसिस, बहुत कम हुए तो हम कहते हैं एल्कलोसिस। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन आयंस वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कि बहुत रेडिली हाइड्रोजन को छोड़ते हैं, और वीक वो होते हैं जो कि बहुत वीकली हाइड्रोजन को छोड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होती है जो बहुत रेडिली हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती हैं, और वीक बेसिस नखरे से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती हैं। हमारी बॉडी में ज्यादातर वीक एसिड बेसिस होती हैं। फिर नॉर्मल हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी थोड़ी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर 0.00004 के, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए होती है, तो हम उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं पीएच। सही होगी बात। एक और चीज देखिएगा, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमने नेगेटिव लॉगरिथम लिया हुआ है। ब्लड में नॉर्मल पीएच होती है हमारे पास 7.4, वैसे विनस ब्लड की 7.35 होती है, लेकिन हम ओवरऑल 7.4 ही लेते हैं क्योंकि आर्टिजन ब्लड की होती है 7.4। अगर ये पीएच हमारे पास इंक्रीज कर जाए उसको हम कहते हैं एल्कलीमिया, और अगर ये पीएच डिक्रीज कर जाए उसको हम कहते हैं एसिडीमिया। ब्लड में पीएच की रेंज कितनी होती है? मिनिमम 6.8 हो सकती है जिसमें बंदा जिंदा रहे, और मैक्सिमम 8 तक जाती है जिसमें बंदा जिंदा रहे। उसके अलावा अगर सेल्स के अंदर की पीएच देखी जाए तो वो ब्लड की निस्बत ज्यादा एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। यूरिन में कंसंट्रेशन पीएच देखी जाए, यूरिन की पीएच काफी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। उसके अलावा बहुत ही जगह ऐसी भी है जहां पे पीएच बहुत ज्यादा है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके स्टमक के अंदर जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो इतना कंसंट्रेटेड HCl प्रोड्यूस करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा है। यहाँ पे पीएच आपके पास सिर्फ 0.8 होती है। पीएच चेंजेस को हम कंट्रोल किस तरह से करते हैं, इसको कैसे कम करते हैं हम? नंबर 1 फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारे पास एसिड बेस बफर सिस्टम, जो कि विद इन सेकंड्स काम करता है। नंबर 2 सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि फ्यू मिनट्स में काम करता है। और आखिर में आती है किडनी, जिसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ये स्लो काम करती है लेकिन सबसे इफेक्टिवली काम करती है। जानों के बाद सबसे पहले आता है हमारे पास एसिड बेस बफर सिस्टम। एसिड बेस बफर जो है ना वो इस तरह से होता है कि हाइड्रोजन आयंस को कैद भी कर सकता है, आजाद भी कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा होगा तो ये कैद करना शुरू कर देगा, अगर हाइड्रोजन की कमी होगी तो ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करना शुरू कर देगा। पहले आता है हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ये एक एसिडिक बफर है, इसलिए इसमें एक वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड, और उसी एसिड का एक सॉल्ट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वीक एसिड किस तरह से बनता है? CO2 और H2O से मिलकर आकर बनता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बनने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए होता है। वैसे तो एंजाइम आपके ब्लड में आरबीसी वगैरह में भी होता है, लेकिन ये एंजाइम एल्वेओलाई में बहुत ज्यादा है, और दूसरा एपिथेलियल सेल्स ऑफ किडनीज में बहुत ज्यादा होता है। डाउन की बात, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक करके आपके पास हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बनाता है। उसके अलावा ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट भी ब्रेक करके आपके पास हाइड्रोजन और सोडियम और बाइकार्बोनेट बनाता है। यानी बाइकार्बोनेट दोनों से बन रहा है, एसिड से भी और सॉल्ट से भी। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर इस बफर के अंदर एसिड आएगा तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, और अगर सॉल्ट आएगा तो किस तरह से रिएक्ट करेगा। जब भी इसके अंदर हम एसिड डालते हैं यानी HCl डालते हैं, तो ये जो बाइकार्बोनेट था ये बाइकार्बोनेट उस हाइड्रोजन को काबू कर लेता है और कन्वर्ट कर देता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड पे CO2 बनता है। यानी कि जब भी HCl आता है तो हमारे पास CO2 की प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आया था, एक तो हमने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने नहीं दी, हाइड्रोजन को काबू कर लिया, और स्ट्रॉन्ग एसिड आया था, हमने वीक एसिड बनाया, यानी कि हमने बहुत सी बफरिंग कर ली है। उसके अलावा अगर आपके पास बेस आए तो भी इसी तरह से होता है। मिसाल के तौर पर जब आपके पास NaOH आती है तो एसिड हमारे पास काम आता है, इस बफर का वीक एसिड काम आता है, और वो वीक एसिड मिलकर आपका बाइकार्बोनेट सोडियम और हाइड्रोजन बना देता है। तो हम कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आई थी, हमने वीक बेस में कन्वर्ट कर दिया। वेरी गुड, आपने काम अच्छा किया। ये होगी हमारे पास बफरिंग किस तरह से होती है। बस सिंपल सी चीजें थी। उसके बाद हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव डायनामिक्स। ये हमने इक्वेशन को देखा किस तरह से हम डिराइव करते हैं। इसके लिए अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू लो तो ये आपके पास आती है, और इस फिर उन्होंने सिर्फ H को एक तरफ कर दिया, यानी कि कार्बोनिक एसिड को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपने देखा ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन ये दोनों आपके पास चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू लगा दी। लेकिन चूंकि कार्बोनिक एसिड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट को हमें चेंज करना पड़ा है। यहाँ पे K डैश था, यहाँ पे K कर दिया। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, 400 टाइम्स ज्यादा होती है, इसलिए हमने कांस्टेंट चेंज किया है। ये कांस्टेंट 400 टाइम्स छोटा होता है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करना मुश्किल था, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करना आसान था। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। फिर हमने दोनों साइडों पे आगे पास नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया। जब नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया तो हमारे पास आती है हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। अच्छा, एक तो नेगेटिव लॉगरिथम लिया, हमारे पास ये आ गया pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ ये सारा कुछ। PK की वैल्यू आपके इस बफर के लिए है 6.1। तो जब PK की वैल्यू लगाई तो इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन।
डन होने के बाद अच्छा इस इक्वेशन में आप एक और चीज देख सकते हैं कि आपके पास अगर बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बराबर हुई तो यानी कि ये log 1 कहां से 0 आ जाएगा तो आपकी पीएच आएगी 6.1। ये वो टाइम है जिसमें ये बफर परफेक्टली काम करता है, यानी ये बफर सबसे इफेक्टिवली तब काम करता है अगर बाइकार्बोनेट भी 50% हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी 50% हो। इस वक्त ये सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, यानी ये पीएच ऑफ 6.1 पे सबसे इफेक्टिवली काम करता है। सोचने की बात ये है आपके ब्लड की तो पीएच होती है 7.4 पे तो इतना इफेक्टिव काम नहीं करना चाहिए इसको, ये तो एक मसला बन गया। दूसरा मसला ये है क्या अच्छा इफेक्टिवली काम तो नहीं करना चाहिए लेकिन करता बहुत इफेक्टिव है। अच्छा हम कहते हैं क्या कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जो इफेक्टिव काम कर रहा है, नहीं कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। और भाई फिर क्यों इतना इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ये इफेक्टिवली इसलिए काम करता है क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो बाइकार्बोनेट हो गया वो कंपोनेंट्स हम बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बढ़ा घटा सकते हैं। आपके जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट कर रही होती है और आपकी जो किडनी है वो बाइकार्बोनेट को रेगुलेट कर रही होती है। तो इसी वजह से हम लोग इसको बहुत इफेक्टिव बना लेते हैं, हालांकि इसको इतना इफेक्टिव होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे अगर आपकी पीएच 6.1 से दूर जाती जाएगी तो या बाइकार्बोनेट खत्म होना शुरू हो जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि 6.1 के करीब करीब ही रहे आपकी पीएच, सिंपल चीजें थी। उसके बाद हमारे पास फॉस्फेट बफर सिस्टम, ये भी बहुत सिमिलर है। यहाँ पे हमारे पास एक वीक एसिड है और एक सॉल्ट है। यहाँ के वीक एसिड है वीक एसिड है NaH2PO4 और सॉल्ट है यहाँ पे Na2HPO4। सही होगी बात। अगर इसमें हम एसिड डालते हैं तो वो एसिड सॉल्ट के साथ मिलके एक वीक एसिड बनाता है, और अगर इसमें हम बेस डालते हैं तो वो बेस इस एसिड के साथ मिलके एक वीक बेस बनाता है। तो ये हमने देखा इसने भी किस तरह से बफरिंग की है। लेकिन बाइकार्बोनेट बफर के बरक्स इसकी जो पीएच है वो हमारे पास 6.8 यानी ब्लड के पीएच की काफी क्लोज है। अच्छा फिर तो उसको इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होती, मतलब कम इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बाइकार्बोनेट से भी बहुत ही थोड़ी है, 8% है उसकी, तो मतलब जितनी उसकी थी ना उसका भी 8% होती है इसकी कंसंट्रेशन। तो यानी कि ब्लड में इतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ किडनीज में इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि किडनीज की एक तो पीएच और भी क्लोज है, इसकी आइडियल 6.8 है ना, तो किडनीज की ट्यूब्यूल्स की पीएच 6.8 की और भी क्लोज होती है। ब्लड की तो 7.4 थी और भी किडनी में भी हो जाता है 6.9 7 हो तो वो बहुत ही क्लोज हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात किडनीज में फॉस्फेट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है। सही होगी बात। तो किडनीज में ये बफर काफी इफेक्टिव है। इसी तरह सेल्स के अंदर भी ये बफर काफी इफेक्टिव है। क्यों? वही दो वजह कि कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल्स की पीएच बेहतर होती है। फिर देखते हैं हम प्रोटीन्स को। प्रोटीन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बफर होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है। तो प्रोटीन सबसे अबंडेंट केमिकल बफर होते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि ये होता है सेल्स के अंदर है, और सेल्स के अंदर आपको पता है आयंस को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये बाइकार्बोनेट हो गया, सेल के मेम्ब्रेन के क्रॉस बड़ा स्लोली ट्रेवल करता है, एक्सेप्ट आरबीसीज। हाँ आरबीसीज के क्रॉस तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं, और आरबीसी में मौजूद जो प्रोटीन है यानी कि हीमोग्लोबिन ये अच्छे बफर के तौर पर रोल प्ले कर रही है। टोटल आपके सारे केमिकल्स मिलाकर बाइकार्बोनेट फॉस्फेट प्रोटीन सारे मिलाकर जितनी बफरिंग करते हैं 60 to 70% बफरिंग इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से हो रही होती है। लेकिन मसला सिर्फ ये कि प्रोटीन्स थोड़ा स्लो एक्शन करती हैं। सही होगी बात। तो आपके अगर ब्लड में कोई पीएच चेंज हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर बात है अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर भी आ जाएंगे और ये वाले बफर भी हमारे पास काम कर ही लेंगे। आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी बॉडी में सारे बफर जो काम कर रहे हैं उन सबको एक ही हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मिल रही है ना, तो यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए किसी भी बफर का अगर मैं बैलेंस देखूं तो मुझे पता चल जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो कम ज्यादा होगा सारे बफर में बैलेंस चेंज हो जाएगा ना, सारे बफर ही काम करेंगे, तो किसी भी बफर का काम देख के मुझे पता चल सकता है। इसको हम कहते हैं आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल। और सारे बफर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं क्योंकि सबका ही काम हाइड्रोजन को मेंटेन करना है, तो इसलिए हम कहते हैं बफर सिस्टम्स एक्चुअली बफर वन अनदर। फिर आती है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास केमिकल रेगुलेशन कंप्लीट होती है, जो कि हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। इसमें हमने बाइकार्बोनेट बफर को देखा, फॉस्फेट बफर को देखा, प्रोटीन बफर को देखा। ये मैंने नंबरिंग इफेक्टिवनेस के हिसाब से की हुई है डाउन के बाद। लेकिन ये जो पहला वाला है ये स्लो काफी होता है। फिर आते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से बैलेंस करता है, जो कि हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। पहले तो यही बताया कि जितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हो उतना ही आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लंग्स रिमूव करती है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करने से हाइड्रोजन भी चेंज होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने या घटाने से नेचुरल सी बात है आपकी पीएच भी वेरी करेगी। अगर आपके ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो पीएच इंक्रीज कर देगी, और अगर आपने ब्रीदिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी है तो जारी बात है आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और पीएच थोड़ी सी डिक्रीज कर देगी, पीएच थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी। तो यानी कि आप इस तरह से रेगुलेट कर सकते हो। जिस तरह से हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने घटाने का या रेस्पिरेशन को बढ़ाने घटाने का आपकी पीएच पे इफेक्ट आ रहा है, उसी तरह आपकी पीएच को बढ़ाने घटाने का भी आपकी रेस्पिरेशन पे इफेक्ट आता है। लेकिन याद रखिएगा जब पीएच ज्यादा होती है तो वो रेस्पिरेशन में बहुत थोड़ा इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब पीएच ज्यादा होती है ना तो वो चाहती है कि रेस्पिरेशन कम हो, और रेस्पिरेशन कम की तो ऑक्सीजन मोहतरमा रेस्पिरेशन को कि नहीं यार ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। जबकि पीएच लो होती है ना तो इसका बहुत असर चलता है रेस्पिरेशन पे, क्योंकि पीएच लो होती है तो वो कहती है रेस्पिरेशन बढ़ जाए, ऑक्सीजन भी कहती है बढ़ जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि पीएच का रेस्पिरेशन पे इफेक्ट होता है, लेकिन एट हाई पीएच का रेस्पिरेशन पे बहुत थोड़ा इफेक्ट होता है, एट लो पीएच का रेस्पिरेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। डाउन की बात। और ये जो आपके पास रेस्पिरेशन और पीएच है ये एक दूसरे के साथ नेगेटिव फीडबैक में होते हैं, जाहिर सी बात है इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है।
एफिशिएंसी और रेस्पिरेटरी कंट्रोल को अगर देखा जाए कि हाइड्रोजन आयंस को कितना अच्छा रेस्पिरेटरी कंट्रोल, मतलब ये जो रेस्पिरेशन है कितना अच्छा कंट्रोल करती है, तो बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। जितना मसला होगा उसका 50 to 75% ये जो लंग्स हैं ये हल कर लेती हैं, ठीक है। यानी कि अगर ब्लड की पीएच 7.4 से 7 पे आ गई है तो ये लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर नीचे करके 7.2 तक ले जाएंगे, 7.3 तक ले जाएंगी, काफी हद तक हालात को नॉर्मलाइज कर लेती हैं। ओके होगी बात। ये जो इनकी इफेक्टिवनेस है ना रेस्पिरेटरी बफर की, ये जो पहले पढ़ चुके हैं केमिकल बफर, उनकी निस्बत बहुत ज्यादा है, कुछ डबल इफेक्टिवनेस होती है इनकी। सही होगी बात। लेकिन बात सिर्फ ये कि ये थोड़ी स्लो होती हैं, वो फौरी तौर पे काम करती हैं। ऑलरेडी किस तरह से रेगुलेट करती हैं, एसिडिक या बेसिक यूरिन बना के रेगुलेट करती हैं। जारी बात है इसमें बहुत सा बायोकार्बोनेट फिल्टर होकर आ रहा होता है, बहुत से हाइड्रोजन को ये सिक्रीट कर रही होती हैं। उसके अलावा बहुत से नॉन वोलेटाइल एसिड, यानी कि ऐसे एसिड जो कि लंग्स के थ्रू नहीं निकाले जा सकते, अनलाइक कार्बोनिक एसिड, इस तरह के बहुत से नॉन वोलेटाइल एसिड्स भी आपकी किडनी में आ रहे होते हैं। अगर हमने बहुत ज्यादा बायोकार्बोनेट निकाल दिया तो बेसिक यूरिन बन जाएगा, अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन निकाल दिया तो आगे एसिडिक यूरिन बन जाएगा। बहुत सिंपल चीजें हैं। और याद रखिएगा ये जो बायोकार्बोनेट हमने फिल्टर आउट किया, अगर ये बायोकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब करना है तो बायोकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन के लिए भी हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। तो किडनी ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि किस किस तरह से काम कर सकती है, तो 3 तरह से काम कर सकती है। हाइड्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ा घटा के, बायोकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा घटा के, या बायोकार्बोनेट की प्रोडक्शन को बढ़ा घटा के। अब मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया बायोकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए होती है। देखते हैं इसकी रीअब्सॉर्प्शन कहां हो रही है। 80 to 90% रीअब्सॉर्प्शन इसकी प्रॉक्सिमल ट्यूब में होती है और 10% रीअब्सॉर्प्शन इसकी डिस्टल ट्यूब वगैरह में होती है। तो यार जारी बात है जहां रीअब्सॉर्प्शन होती है वहां पे हाइड्रोजन की सिक्रीशन भी होती ही होगी। अब देखते हैं किस तरह से हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही है। जनाब एक तो हाइड्रोजन की सिक्रीशन होती है सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर, जिसमें सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है। जारी बात है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है यार, इस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है ना, तो सोडियम का अंदर हक बनता है, हाइड्रोजन हमारे पास बाहर निकल जाता है। तो एक तो ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन का तरीका हो गया। ज्यादातर सिक्रीशन इसी तरह से हो रही होती है, लेकिन इस सिक्रीशन से हम मैक्सिमम जो एसिडिटी यहाँ पे कॉज कर सकते हैं वो 6.7 की है। अगर इससे ज्यादा एसिडिटी कॉज करनी है तो फिर हमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करनी पड़ेगी। बहरहाल हमने ये एक फॉर्म देख ली हाइड्रोजन की सिक्रीशन की। तो दूसरी फॉर्म है हाइड्रोजन की सिक्रीशन की, वो यहाँ पे लिखी हुई है प्राइमरी एक्टिव सिक्रीशन। ये हमारे पास इंटरकलेटेड सेल्स टाइप ए के अंदर हो रही होती है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे एटीपीएस पंप्स लगे हुए होते हैं जो सिंपली आपकी हाइड्रोजन को बाहर भेज रहे होते हैं। ये जो है ऑल्दो होती बहुत थोड़ी है, लेकिन ये बहुत एसिडिक यूरिन फॉर्म करने में हेल्प कर सकती है। ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन बाहर की साइड पे 900 फोल्ड इंक्रीज कर सकती है। तो हमने देखा हाइड्रोजन की सिक्रीशन के दो तरीके होते हैं, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और दूसरी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ऑलराइट, ये जो बायोकार्बोनेट मैंने आपको बताया था कि फिल्टर आउट हुआ है, ये जो हमने हाइड्रोजन भेजी है, ये हाइड्रोजन किस तरह से बायोकार्बोनेट की मदद करेगी इस चीज को समझ लेते हैं। पहले तो देखो ये जो आपके सेल्स हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर कार्बोनिक एसिड बने और कार्बोनिक एसिड से हाइड्रोजन और बायोकार्बोनेट बन गई। मैंने कहा था कि जब बाहर बायोकार्बोनेट है इसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए हाइड्रोजन यूज होगी। तो ये जो हाइड्रोजन हमने सिक्रिएट की है किसी भी तरह से की है, चाहे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट से या प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से, जो हाइड्रोजन हमने सिक्रिएट की बाहर जाकर क्या करती है, ये बायोकार्बोनेट के साथ मिलती है और बनवाती है कार्बोनिक एसिड। यहाँ से बनते हैं CO2 और H2O। CO2 हमारे सेल में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और H2O जाया हो जाता है, मतलब H2O हम यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। ये जो CO2 अब्सॉर्ब हो गया, इसी CO2 से फिर अंदर आके बायोकार्बोनेट बन रही है और वो अब्सॉर्ब हो रही है। तो यानी कि बाहर एक बायोकार्बोनेट को हमने खत्म किया, CO2 में कन्वर्ट करके अंदर लाए और फिर यहाँ बायोकार्बोनेट बना के अंदर भेज दिया। तो ये आपके पास बायोकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन हो गई। अगर ये हाइड्रोजन ना जाता तो ये बायोकार्बोनेट जाया होता है, ये बायोकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब ना हो पाता। इसका मतलब है जितने पार्टिकल्स ऑफ बायोकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करना है उतने पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन की हमें जरूरत होगी। डाउन की बात। तो यहाँ पर उन्होंने कहा बायोकार्बोनेट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे यही बेसिकली बात की हुई है कि अगर हम 4320 पार्टिकल्स या 4320 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बायोकार्बोनेट निकाल रहे हैं तो 4320 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन तो यूज हो जाएंगे उसी बायोकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करने में। अगर इससे कम हाइड्रोजन गए तो सारा बायोकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा, और अगर उससे ज्यादा हाइड्रोजन गए तो बायोकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और बाकी जो एक्सेस हाइड्रोजन है वो हमारी एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाएंगे। सिंपल चीजें थी, यहाँ पे भी कोई मुश्किल चीजें थी, टाइट्रेशन को मैंने पढ़ लिया। अच्छा एक और चीज देखिएगा, मैंने आपको बताया अगर ज्यादा हाइड्रोजन होगी तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाएगी। जारी बात है हमने निकालनी भी है, बॉडी में से एसिड्स जो बॉडी में मेटाबॉलिक एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको निकालना भी तो है ही है ना। बॉडी में तकरीबन कितने मेटाबॉलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, 80 मिली इक्विवेलेंट्स के प्रोड्यूस एसिड हमें निकालने होते हैं। सही होगी बात। और आप यूरिन के 1 लीटर में कितना फ्री हाइड्रोजन डाल सकते हो, सिर्फ 0.03 मिली इक्विवेलेंट है। हमें 80 मिली इक्विवेलेंट निकालने हैं और 1 लीटर में सिर्फ इतना फ्री हाइड्रोजन आ सकता है। तो अगर सारा हाइड्रोजन फ्री हाइड्रोजन की फॉर्म में निकालना होता तो फिर तो हमें 2000 लीटर से ज्यादा यूरिन बनाना पड़ता है। इसका मतलब है सारा हाइड्रोजन फ्री हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं निकलता है। बाकी जो हमने ये जो 80 मिली इक्विवेलेंट के लिए बाकी जितना भी हाइड्रोजन निकाला है वो हमने कंबाइंड फॉर्म में निकाला है। किसके साथ कंबाइन करते हैं, या फॉस्फेट बफर के साथ कंबाइन कर देते हैं या अमोनियम बफर के साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो पहले फॉस्फेट बफर को देख लेते हैं। याद है बात की थी कि फॉस्फेट बफर जो है वो किडनी में काफी इफेक्टिव होता है। किधर बात की थी, यहाँ पे फॉस्फेट बफर जो है वो किडनी में काफी इफेक्टिव होता है। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं, फॉस्फेट बफर के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं, फॉस्फेट बफर उनको अपने साथ बाइंड कर लेगी और बाइंड फॉर्म में उनको ले जाएगी। तो माना कि यूरिन 0.03 लीटर आजाद हाइड्रोजन ले जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सारा हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में यूरिन ले जा सकता है। ठीक हो गई बात।
अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हुई है, इसकी प्रोडक्शन के साथ जाहिर बात है बाइकार्बोनेट की भी प्रोडक्शन हुई है। सही होगी बात। पहले तो जो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा था वो तो इस बाइकार्बोनेट को रिप्लेस कर रहा था, तो हमने कहा था ये बाइकार्बोनेट के रिडॉक्शन में रोल प्ले कर रहा है, जबकि अब जो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है वो बस प्रोड्यूस ही हो रहा है। जो साथ हाइड्रोजन बना था वो तो निकल गया बॉडी में, तो हम कहते हैं ये हमारे पास नेट प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट हो गई है। तो इधर आपके पास ना सिर्फ बॉडी से हाइड्रोजन निकल रहा है बल्कि ब्लड में बाइकार्बोनेट आ भी रहा है, तो ये बॉडी की एसिडिटी को कम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। दूसरी तरफ जनाब हम देखते हैं कि ये तो मैंने देखा ना फॉस्फेट बफर, लेकिन वो कह रहे हैं फॉस्फेट बफर से कहीं गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है अमोनियम बफर। अमोनियम बफर क्यों इतना इफेक्टिव होता है? असल में बात यह है कि बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अमोनिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकती है। किस तरह इंक्रीज करती है? देखो जी, यहाँ पे दो चीजें होती हैं इस बफर में, एक तो अमोनियम आइंस होते हैं और नंबर 2 अमोनिया होता है। ये जो अमोनिया होता है बहुत सिंपल सी बात है, अमोनिया यहाँ पे गया, जिस तरह फॉस्फेट हाइड्रोजन को बाइंड करके ले जाता है, इसी तरह ये अमोनिया भी हाइड्रोजन को बाइंड करके ले जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा अहम चीज एक और है। अच्छा, यहाँ भी बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन हो रही है, मैंने कहा ज्यादा अहम चीज एक और है, वो क्या? जब ग्लूटामीन टूटती है ना तो दो बाइकार्बोनेट बनते हैं और 2 अमोनियम आइंस बनते हैं, यानी कि ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में बनता है। तो ये 2 अमोनियम ना सिर्फ आपके पास निकल गए बहुत सारे हाइड्रोजन को लेके, बल्कि 2 बाइकार्बोनेट बॉडी के अंदर भी आ गए। ये जो चीज है ना, ये हम रेगुलेट कर लेते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर बॉडी में बहुत एसिडोसिस हुआ है, हमें बहुत बाइकार्बोनेट की जरूरत है, हम बहुत हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं, तो हम ज्यादा ग्लूटामिन को तोड़ लेंगे, वरना हम थोड़े ग्लूटामिन को तोड़ लेंगे। तो ये जो हमने रेगुलेट कर लिया ना, इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो अमोनिया वाला बफर है, दिस इज मच मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द फॉस्फेट बफर सिस्टम। ऑलराइट, क्वांटिफाइंग रिनल एसिड बेस, किडनीज कितना एसिड कितना बेस निकाल रही है, कैसे पता चलेगा? बाइकार्बोनेट को चेक करो, सीधी बात है, देखो कितना यूरिन बन रहा है और फिर देखो बाइकार्बोनेट की यूरिन में कंसंट्रेशन क्या है, पता चल जाएगा कितना बाइकार्बोनेट निकला है। नंबर 2, अगर हमने देखना हो बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सीधी सी बात है, चेक कर लो हाइड्रोजन कितना निकल रहा है यूरिन में, क्योंकि आपको पता है ना, हर प्रोड्यूस्ड बाइकार्बोनेट के साथ यूरिन में एक हाइड्रोजन आ जाता है, हर प्रोड्यूस्ड बाइकार्बोनेट के साथ यूरिन में एक हाइड्रोजन आ जाता है। हालांकि यहाँ कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ नॉन कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये हमें पता है कि हर प्रोड्यूस्ड बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन जरूर आ जाता है। सही होगी बात। तो हम सिर्फ चेक करेंगे यूरिन में हाइड्रोजन कितना है, हमें पता चल जाएगा टोटल कितना बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ है। ओके ओके बात। अच्छा, एक तो हाइड्रोजन आता है हमारे पास अमोनियम के फॉर्म में, तो अमोनियम की कंसंट्रेशन तो फाइंड करना बहुत आसान काम है। वो इसी तरह से फाइंड करते हैं कि हम टोटल ब्लड का देख लेते हैं कितना, टोटल यूरिन फ्लो रेट देख लेते हैं, यानी कितना यूरिन बने, और फिर उस यूरिन में हम अमोनियम की कंसंट्रेशन देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है टोटल कितना अमोनियम निकला है। सही होगी बात। ये तो हमें पता चल गया यूरिन में कितना हाइड्रोजन अमोनियम की फॉर्म में निकला है, लेकिन यूरिन में और भी तो हाइड्रोजन निकला है, कोई फ्री फ्रॉम में, कोई फॉस्फेट के साथ, कोई किसी तरह। उस हाइड्रोजन को फाइंड करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, NaOH डालते रहते हैं यूरिन में जब तक यूरिन की कंसंट्रेशन यूरिन की pH 7.4 ना हो जाए। तो जितने पार्टिकल्स ऑफ NaOH यूज हुए हैं, इसका मतलब है उतने ही हाइड्रोजन आइंस थे, क्योंकि एक NaOH एक हाइड्रोजन आइन को न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करता है। सही होगी बात। तो जितना NaOH इस्तेमाल होगा हमें पता चल जाएगा इतने हाइड्रोजन इसमें और भी थे। सही होगी बात। ये NaOH अमोनियम वाले हाइड्रोजन को कुछ नहीं कहता, बाकी अमोनियम के अलावा जितने हाइड्रोजन है ना, उन सबको न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करता है। तो अमोनियम वाले हाइड्रोजन हमने पहले कैलकुलेट कर लिए, अब हमने अमोनियम के अलावा जितने थे उनको भी कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आपने देखना हो कि बॉडी में से टोटल कितना एसिड निकला है, तो हम कहते हैं अमोनियम की फॉर्म में कितना निकला प्लस टाइट्रेटेबल कितना निकला। ठीक हो गई बात। माइनस बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन, क्योंकि थोड़ी बहुत बाइकार्बोनेट की भी एक्सक्रीशन हो रही होती है, तो ये तो जाहिर बात है उल्टा ही काम है। बाइकार्बोनेट का बॉडी से निकलना ऐसी है जिस तरह आजाद हाइड्रोजन बॉडी के अंदर आ रहा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट का काम होता है हाइड्रोजन को कैद करना। तो अगर बाइकार्बोनेट बॉडी से निकल गया तो ये ऐसे ही जिस तरह हाइड्रोजन बॉडी के अंदर आ रहा है। हमने चेक करना था बॉडी से निकल कितना रहा है, हमने कहा इतना एक्सक्रीट हुआ प्लस इतना एक्सक्रीट हुआ प्लस, ओए ये तो हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डन होगी बात। उसके अलावा यहाँ पे क्या बातें थी, कुछ बातें नहीं है। हाँ, रेगुलेशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर हाइड्रोजन सिक्रीशन। हाइड्रोजन की जो सिक्रीशन है उसको हम रेगुलेट किस तरह करते हैं? आपको पता है, अगर एल्कलोसिस हो, बॉडी में हाइड्रोजन की कमी हो, तो हम हाइड्रोजन कम सिक्रीट करते हैं, एसिडोसिस में हाइड्रोजन ज्यादा सिक्रीट करते हैं। और भाई कैसे ज्यादा करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ होगा, हम हाइड्रोजन सिक्रीट ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा होती है और ज्यादा हाइड्रोजन सिक्रीट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर वैसी कोई और एसिडोसिस है और आपके ब्लड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, तो हमेशा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज है वो आपकी हाइड्रोजन सिक्रीशन को बढ़ाता है। और भी चीजें, जिस तरह मिसाल के तौर पर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ाती है। उसके अलावा जो भी चीज सोडियम को एब्जॉर्ब करवाएगी वो भी हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ाती है, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन के साथ हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, तो जो भी चीज सोडियम को एब्जॉर्ब करवाएगी वो भी हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवाती है। अगर ECF का वॉल्यूम कम है, जाहिर वजह सोडियम एब्जॉर्ब होगा, हाइड्रोजन सिक्रीट होगा। हाँ, पोटेशियम कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट है। अगर पोटेशियम ज्यादा हो तो हाइड्रोजन की सिक्रीशन कम हो जाती है, और अगर पोटेशियम कम हो तो हाइड्रोजन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। ऑलराइट,
ये तो हमने देख लिया कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन किस तरह से रेगुलेट हो रही होती है। अब देखते हैं किडनी एसिडोसिस को ठीक करने के लिए क्या कुछ कर सकती है। पहली तो बात ये, एसिडोसिस में हमेशा याद रखिएगा बाइकार्बोनेट ओवर हाइड्रोजन रेशियो है वो कम हो गई है, क्योंकि पीएच जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो कल्प्रेट कौन है, बाइकार्बोनेट का कम हो जाना, और अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो कल्प्रेट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाना कल्प्रेट है। ठीक है, किडनी इसका हल किस तरह से निकालती है, किडनी बनाने वाली अमोनियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देती है, क्योंकि हमारी मर्जी है, हम जितना मर्जी ग्लूटामिन तोड़ें, तो अगर बॉडी में एसिड ज्यादा हुआ है हम ज्यादा ग्लूटामिन तोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि अमोनियम के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलता भी रहे और बाइकार्बोनेट अंदर आता भी रहे, आपका इलाज हो गया। ठीक होगी बात। फिर यहाँ पे वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, यानी ऐसा एसिडोसिस जिसमें बाइकार्बोनेट बॉडी के अंदर कम हुआ है, तो उसका हल निकालने के लिए थोड़ा सा लंग्स भी लिहाज कर लेती है, वो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है ताकि एसिडिटी थोड़ी सी कम हो सके। ठीक है, और वेरी सिमिलरली अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, यानी कि लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा किया है, तो थोड़ा सा आपके ये लिहाज कर लेते हैं जो है किडनीज, ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके पास बहुत ज्यादा हुआ है, एसिडोसिस हुआ है, तो खैर है हम बाइकार्बोनेट थोड़ा ज्यादा कर देते हैं ताकि इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सके। डन होगी बात। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया एसिडोसिस को किस तरह से करेक्ट करते हैं। फिर एल्कोलिसिस किस तरह करेक्ट होता है, बिल्कुल सिमिलर चीजें आपके पास। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी फर्क वर्डिंग में रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हुआ है, यानी कि मसला किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एल्कोलिसिस का क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई है, तो जाहिर बात है हाइड्रोजन भी कम हुई होगी। जब हाइड्रोजन कम हुई होगी तो हम बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाते, तो किडनीज बाइकार्बोनेट की भी रीअब्जॉर्प्शन कम कर देती है, तो बॉडी में बाइकार्बोनेट कम हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को थोड़ा बहुत कंपनसेट कर लेगी। वेरी सिमिलरली अगर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है, यानी बाइकार्बोनेट काफी इंक्रीज किया है, तो फिर आपके लंग्स लिहाज कर लेते हैं, वो कहते हैं चलो हम थोड़ा सा CO2 भी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत पीएच को नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा जी, एसिडोसिस की एल्कोलिसिस होता क्यों है, अगर तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, जाहिर बात है CO2 के ज्यादा होने की वजह से हुआ होगा। CO2 ज्यादा क्यों हुआ है भाई, हम CO2 निकाल नहीं पा रहे, क्यों नहीं निकाल पा रहे यार, हो सकता है रेस्पिरेटरी सेंटर खराब हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैसेज वे हो, कोई लंग्स का मसला हो, कोई निमोनिया हो, कोई एम्फोसीमा हो, किसी वजह से CO2 निकाल नहीं पा रहे। डन। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस क्यों होता है, जाहिर बात है बॉडी में CO2 की कमी हुई है। CO2 की कमी क्यों हुई है, CO2 बहुत ज्यादा निकल रहा है, क्यों ज्यादा निकल रहा है, हो सकता है बंदे को कोई ऐसा मसला है कि वो बहुत ज्यादा सांस ले रहा है, या कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पे गया है बहुत ज्यादा सांस ले रहा है, किसी भी वजह से ज्यादा सांस ले रहे हैं और CO2 बॉडी से बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होता है। इन मतलब रेस्पिरेशन के अलावा कोई भी और मसला हुआ तो उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किन किन वजूहात से हो सकता है, इसके लिए नमूने के हमारे पास CIDDVR। सी स्टैंड्स फॉर क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी फेल हो गई हैं, वो हाइड्रोजन निकाल नहीं पा रही, इसलिए एसिडोसिस हो गया। फिर I स्टैंड्स फॉर इंजेक्शन ऑफ एसिड्स, इंसान ने अपनी डाइट में या कोई दवाइयों के थ्रू एसिड खाना शुरू कर दिए, बॉडी में एसिडोसिस हो गया। फिर D स्टैंड फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लूकोज प्रॉपर्ली एनर्जी बना नहीं पा रहे, फैट से एनर्जी बनाते हैं तो उसमें एसिड बनता है, एसिडोसिस हो गया। फिर D स्टैंड फॉर डायरिया, फीसेस के थ्रू बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट निकल रहा है, इसलिए अंदर एसिडोसिस हो गया। फिर V स्टैंड फॉर वॉमिटिंग, अगर आपने इंटेस्टिनल कंटेंट्स को वॉमिट करना शुरू कर दिया तो इंटेस्टाइन में बहुत सी बेसिस होती हैं, बेसिस बॉडी से बाहर निकल जाएंगी, अंदर हो जाएगा एसिडोसिस। फिर फाइनली आपके पास R स्टैंड फॉर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यानी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वही प्रॉपर्ली हाइड्रोजन को सिक्रीट नहीं कर रही, या हो सकता है बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही, कोई ना कोई चक्कर यहीं पर चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, होता है एल्डोस्टेरोन की वजह चल रहा हो, किसी भी वजह चक्कर चल रहा है, लेकिन भारत यहाँ पे मसला इसी का है। तो CIDDVR की वजह से आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। फिर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस क्यों होता है, ये G डैड की वजह से होता है, जो बहुत मम्मी डैडी लोग होते हैं ना, अच्छा G डैड की वजह से होता है। G स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिक कंटेंट्स, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट्स को हम वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं तो चूंकि गैस्ट्रिक कंटेंट्स एसिडिक होते हैं, एसिड बाहर निकल के बॉडी में एल्कोलिसिस हो गया। फिर D स्टैंड्स फॉर डाययूरेटिक्स, अगर आप डाययूरेटिक्स खा रहे हैं तो फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इतना इंक्रीज करता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करनी पड़ती है, और जब भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है आपको पता है हाइड्रोजन की सिक्रीशन होती है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन होकर बंदे को हो गया एल्कोलिसिस। अच्छा, फिर A स्टैंड्स फॉर एल्डोस्टेरोन, ज्यादा एल्डोस्टेरोन होता है हाइड्रोजन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, एल्कोलिसिस होता है। और फिर फाइनल D स्टैंड्स फॉर ड्रग्स, आप एल्कलाइन ड्रग्स खा रहे हो तो एल्कोलिसिस तो हो गई, जारी सी बात है। ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, अगर बंदे को एसिडिटी हुई है तो जाहिर सी बात है हम उसको बेच देते हैं, जिसका सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, इससे उसकी बॉडी में बाइकार्बोनेट बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा बफर बेहतर होता है, उसकी थोड़ी सी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। हाँ, आप माउथ के थ्रू भी दे देते हो और इंजेक्ट भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर उसके अंदर एल्कोलिसिस हुआ है तो हम कोई ना कोई एसिड, मतलब ऐसी चीज देंगे जो कि अंदर एसिडिटी कॉज करे, जैसे अमोनियम क्लोराइड देते हैं तो उससे अंदर कुछ ना कुछ एसिडिटी कॉज होती है, हालात बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, हम मैयर कैसे करें कि एसिड बेस डिसऑर्डर है और कौन सा डिसऑर्डर है, अगर पीएच कम है तो एसिडोसिस होगा, पीएच ज्यादा है तो एल्कोलिसिस होगा। अच्छा, फिर अगर पीएच कम है तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से कम है या बाइकार्बोनेट कम होने की वजह से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई है तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और अगर बाइकार्बोनेट कम होने की वजह से पीएच कम है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। वेरी सिमिलरली हम चेक कर रहे थे कि मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अच्छा, और कई दफा ये मसला बनता है कि एसिडोसिस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है,
बाइकार्बोनेट भी कम है, इसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स एसिड बेस डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें दोनों का मसला बन रहा है, किडनी का भी मसला बना हुआ है और आपकी रेस्पिरेशन का भी मसला बना हुआ है। इसके लिए ये आपने ग्राफ देखा हुआ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एक साइड पे हमारे पास कार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन होती है, दूसरी साइड पे हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है और तीसरी साइड पे हमारे पास पीएच होती है। जाहिर बात है पीएच अगर आपके पास कम हुई हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई हुई होगी, तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड केस में ज्यादा हुई हुई होती है। अच्छा, लेकिन एक और चीज भी नोट कीजिएगा, अगर बेसिक प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा हुई हुई होगी, लेकिन बाइकार्बोनेट भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, कि मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, फिर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में इसका ऑपोजिट होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में क्या होगा, वो सारा कुछ आप रिलेट कर लेंगे। बस ये बात याद रखिएगा, अगर मसला ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई हुई है तो कंपनसेशन क्या होगी, बाइकार्बोनेट का ज्यादा होना। अगर मसला ये है कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई हुई है, कंपनसेशन क्या होगी, बाइकार्बोनेट का भी कम हो जाना। अगर मसला ये है कि बाइकार्बोनेट ज्यादा हुई हुई है, कंपनसेशन क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाना। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? ऑल राइट। अच्छा, फिर एनायन गैप बेसिकली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, अब हमारे बॉडी में टोटल पॉजिटिव आयंस और टोटल नेगेटिव आयंस बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ सोडियम को लेते हैं एज अ पॉजिटिव आयन और उसमें से माइनस कर लेते हैं 2 नेगेटिव आयंस। अब जाहिर बात है और भी बहुत से नेगेटिव आयंस है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आया था 12। सही होगी बात, ये हमारे पास एनायन गैप। अगर बंदे को एसिडोसिस हुआ है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो बाइकार्बोनेट है वो डिक्रीज किया हुआ है। सही होगी बात, जब बाइकार्बोनेट डिक्रीज किया हुआ है तो यहाँ पे एनायन गैप इंक्रीज कर जाएगा, यानी एसिडोसिस में एनायन गैप इंक्रीज कर देता है और एल्कलोसिस में एनायन गैप डिक्रीज कर जाता है। एल्कलोसिस में क्यों एनायन गैप डिक्रीज करता है, सीधी सी बात है, एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट बढ़ गया, जब बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा तो सोडियम माइनस बड़ी वैल्यू, आंसर जो है वो छोटा आएगा। गुड हो गई बात। अच्छा, कई जगह ऐसे भी होता है कि एसिडोसिस है यानी बाइकार्बोनेट की कमी है लेकिन एनायन गैप को थोड़ा फर्क पड़ता है, उसकी वजह ये होती है कि बाइकार्बोनेट की तो कमी है लेकिन क्लोराइड ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे को हम कहते हैं हाइपोक्लोरीमिक एसिडोसिस। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।